भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवमय यात्रा को सेलिब्रेट करने के अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में आयोजित इस भव्य समारोह में उपस्थित विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में साकार करने हेतु प्रतिबद्ध भारत के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय के विजनरी एवं डायनेमिक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण राम कृष्ण गवई जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, श्री आर वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री कपिल सिब्बल जी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के अन्य सभी माननीय न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मीडिया बंधु तथा वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संविधान अडॉप्शन की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी के साथ शामिल होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। भारत का संविधान भारत की एकता, अखंडता, प्रगति तथा शांति और समृद्धि का मूल आधार है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों का जीवंत दस्तावेज भी है। भारत का संविधान एक ओर जहां नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व मौलिक अधिकार देने का प्रावधान करता है, वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को सुशासन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। संविधान एक ओर जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों का कर्तव्य बोध भी करवाता है और केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी समन्वय व नीतिगत विषयों का क्लियर विभाजन भी करता है। वहीं दूसरी ओर थर्ड टायर गवर्नेंस के माध्यम से ग्रास रूट पर सुशासन की राह दिखाता भी है। विविधताओं से भरे देश की एकता व अखंडता को लेकर संविधान कठोर भी है, वहीं राष्ट्र की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ लचीला भी है। भारत के संविधान के द्वारा शासन के तीनों ऑर्गन्स विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य दायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीनों के समन्वय का ही परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र समय के साथ और मजबूत और परिपक्व होकर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान के कस्टोडियन माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित इस समारोह में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान सभा में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट 292 सदस्यों, रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में 93 सदस्यों व चीफ कमिश्नर प्रोविंस के प्रतिनिधियों के रूप में 4 सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। इस अवसर पर मैं इन सभी सदस्यों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों, विशेषकर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 महिला सदस्यों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में जुटे सभी सदस्यों की दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर बेहतर भविष्य की प्रेरणा लेते हुए चिंतन, मनन, मंथन करने का आह्वान करता हूं। सार रूप में कहा जाए तो भारत का ये पवित्र दस्तावेज हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। ये भारत की हजारों वर्षों की अखंड परंपरा को समाहित किए सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्निहित कलेक्टिव विजडम की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ द लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। आज के 75 वर्ष पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन की पूर्व संध्या अर्थात 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सावधान किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसी विरोधाभास से भरी अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं
जहां वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर राजनीतिक समानता हमें प्राप्त हो जाएगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। संवैधानिक मूल्यों के सच्चे संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला व युवाओं को केंद्र में रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से आर्थिक सामाजिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से हम अवश्य प्राप्त करेंगे। संविधान की 75वीं सालगिरह के अवसर पर भारत सरकार ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के रूप में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की है। इसी क्रम में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप जी धनखड़ जी के द्वारा के कर कमलों से हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। एक प्रोग्राम में बीकानेर में हमारे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी शिरकत की थी। प्रयागराज और गुवाहाटी में भी क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अंत में मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र का नमन करना चाहता हूं। संविधान है भारत की शान, संविधान है भारत की शान, हर नागरिक का गर्वित गान, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का है दीप, विविधता में एकता का है अनमोल नीप। संविधान है हर धर्म, जाति, भाषा का मान और संविधान ही सबके सपनों का है सम्मान। लोकतंत्र का है जो सुंदर श्रृंगार, संविधान ही है विकसित भारत का आधार। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Your words echoed the sentiments of Dr. B.R. Ambedkar, the father of our Indian Constitution, who played a pivotal role in shaping our nation. With this, may I now request Honorable the Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, to please share his thoughts with us on this special occasion. Respected Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, Mr. Justice B.R. Gawai, Judge Supreme Court of India, Mr. Justice Surya Kant, Judge Supreme Court of India, Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State, Ministry of Law and Justice, Mr. R. Venkataramani, Attorney General of India, Mr. Manan Kumar Mishra, President Bar Council of India, Mr. Kapil Sibal, President Supreme Court Bar Association, Judges of the Supreme Court and the High Courts, former Chief Justices, former Judges of the Supreme Court, members of the Bar, distinguished audience, Namaste and a very good evening. 75 years ago, on 26 November 1959, a defining moment in India's history unfolded. The Constitutional Assembly adopted the Constitution of India. Today, we honor this historic occasion not merely as a celebration of adoption, but as an ode to living, breathing document that is the Constitution. We, the people of India, consider it to be a way of our lives. It is our pledge to honor, uphold, and protect Constitution of India as its trustee and custodian. The Constitution bestows upon the Constitutional Court the power of judicial review. This enables us to strike down amendments to the Constitution, the legislation, the executive policy, administrative and quasi-judicial decisions. We entertain public interest litigation, initiate suo motu cases, appoint amicus curiae to aid our decision making. The district courts, the first point of contact for most citizens, adjudicate disputes and in this manner enforce fundamental rights and other rights available in law. Sorry. The role of a judge is often likened to walking on a razor's edge.
Each case we hear requires balancing competing rights and obligations with fairness, empathy, and precision. Every judgment we render is a zero-sum game. It inevitably creates winners and losers, inviting celebration from some and criticism from others. This is dual. This is the duality which invites scrutiny into the functioning of the courts. For some, the constitutional courts in India are among the most powerful in the world. For others, we are straying from our constitutional duties, sometimes by falling to challenge the status quo or in resisting the transient popular mandate of the electorate. As judges, perspectives and critique matter because our foremost duty is towards the public, and secondly, being open and transparent is the biggest strength of the judiciary. As adjudicators, we eschew any sense of being beyond reproach. In being responsive to constructive feedback, our courts become more efficient, citizens and public-centric, and accountable. By opening ourselves to scrutiny, we can identify systematic inefficiencies and bottlenecks and work towards eliminating them. However, sometimes critics question, how can an unelected judiciary justify its significant power in a democracy? But imagine a world where judges campaign for rules, solicit views, decisions from public, and make promises for future judgments. The Constitution, by design, insulates the judiciary from the ebbs and flows of the electoral process. This ensures that its decisions are unbiased, without any fiction or ill will, free from external pressures, and guided solely by the Constitution and the laws. At the same time, each branch of the government is not a satellite independent or in an independent orbit, but rather a related actor which works in a degree of separateness. There is interdependence, autonomy, as well as reciprocity. Each branch must honor its constitutionally assigned distinct role while nurturing interinstitutional equilibrium. When properly understood, judicial independence serves not as a high wall but as a bridge catalyzing the nurturing of the Constitution, fundamental rights, and the governance framework. When a citizen challenges a law or an executive action, they participate in the democratic process as envisaged by the Constitution. The judiciary becomes an arena where ideas of our republic are continuously tested, refined, affirmed, or molded. I would like to highlight certain areas of concern which are today engulfing the judiciary. These are areas and backlog of cases, delays, cost of litigation, excess and lack of ease of access to justice, large number of under-trial prisoners, and phenomenon what I term is want of truth or truth deficit. I will not like to highlight each one of them, but focus on 2-3. To begin, the scale of cases flowing into the Indian courts is staggering. This year alone, our judicial system received over 2.8 thousand crore cases in the district courts and about 16.6 lakh cases in the High Court and around 54,000 cases in the Supreme Court. Therefore, it is not surprising that there are more than 4.54 crore cases pending in the district courts and 61 lakh cases pending in the high courts. These numbers reflect the challenge, and yet they represent deep trust citizens place on our courts as ultimate arbiters of justice. Our district courts have shown remarkable improvement in efficiency, particularly in civil matters. The case clearance rate, a key metric of judicial productivity, has risen steadily from 98.29% in 2022 to impressive 101.74% in 2024. Last year alone, our district courts resolved over 20 lakh criminal cases and more than 8 lakh civil cases.
The Supreme Court, too, has enhanced its performance, with our case clearance rate climbing from 95% to 97%. These improvements, while encouraging, remind us that our journey towards efficient justice system is ongoing and a lot of steps have still to be taken. We must also thank the Government of India, which had approved Rs 7,200 crores for Phase 3 of the E-Court project, ensuring that the judiciary is equipped to perform its core functions. Real-time transcription and speech-to-text tools by the Supreme Court and now by some of the district courts attempt to address the issue of truth deficit, improving justice delivery. The National Judicial Data Grid, a comprehensive repository of case and litigation details, aids policy formulation by providing insight into performance, appraisals, and infrastructure needs. We have often spoken about the need for judicial impact assessment at the time when the laws are enacted. However, there's another element of judicial impact assessment. This is in form of statistics and data in the grid for analyzing the laws and their implementation. In this data-driven era, availability of judicial statistics represents an untapped opportunity for conduct of thorough impact assessment and transform governance. Judicial impact assessment is a tool to identify, modify, repeal, reenact laws and their correction. It enables us to take corrective steps where the law is burdensome for the people to follow or implementation is problematic. For example, the backlog of check bouncing cases in our district courts have reached an alarming portion, nearly 9% of the cases pending in the trial court. Data also reveals plea bargaining has been a non-starter, compounding and probation have not gained acceptance. Perhaps these require legislative interference. Two statistics reveal an insightful contrast in our judicial system. While current prison population stands at 5.23 lakh prisoners, our judicial workforce comprises of about 20,000 judges and judicial officers in the district level, and about 750 judges in the High Court. This vast disparity for those seeking justice and those tasked with dispensing it should typically forecast a paralyzed system. Yet data tells a different story. In 2022, in spite of influx of 18 lakh new inmates, the judiciary facilitated release of about 15 lakh prisoners, out of which 3 lakh under trials were released within the first year, achieving 69% release rate. 2024 data further highlights this. Justice Sanjeev Khanna ji, Justice B.R. Gawai ji, Justice Surkant ji, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल श्री वेंकट रमणी जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कपिल सिब्बल जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तिगण, पूर्व मुख्य न्यायाधीशगण, उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आपको सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।
मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं और तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, Constitution is not a mere lawyer's document. Its a spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है
जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। साथियों, आज देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जन औषधि केंद्रों पर आज 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। एक समय में हमारे देश में इम्यूनाइजेशन की कवरेज भी 60% से भी कम थी। करोड़ों बच्चे हर साल टीकाकरण से छूट जाते थे। आज मुझे संतोष है कि अब मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज 100% पहुंच रही है। आज दूर सुदूर के गांवों में भी समय पर बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। इन प्रयासों ने गरीबों की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी चिंता कम की है। साथियों, आज देश में कैसे काम हो रहा है उसका एक उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान भी है।
देश के 100 से अधिक ऐसे जिले जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था, हमने उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना और वहां हर पैरामीटर में विकास की गति तेज की गई है। आज देश के अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब इसी मॉडल के आधार पर हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी शुरू किया है। साथियों, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से परेशानियां खत्म करने पर भी आज देश का बहुत ज्यादा जोर है। कुछ साल पहले तक भारत में 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर देश ने उनके जीवन को रोशन कर दिया है। बीते वर्षों में दूर सुदूर इलाकों में भी हजारों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को 4G, 5G कनेक्टिविटी मिलती रहे। पहले कभी आप अंडमान या लक्षद्वीप जाते थे तो वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। आज अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर ने ऐसे द्वीपों तक भी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचा दिया है। हमारे यहां गांव के घरों, गांव की जमीन से जुड़े कितने विवाद होते रहे हैं, ये भी हम भली-भांति जानते हैं। पूरी दुनिया में विकसित देशों के सामने भी लैंड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांव के घरों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है और लीगल डॉक्यूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज निर्माण भी उतना ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने से देश का धन भी बचता है और प्रोजेक्ट भी, उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ प्रगति नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रेगुलर रिव्यू होता है और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते जो 30-30, 40-40 साल से पेंडिंग थे। मैं खुद इसकी मीटिंग्स को चेयर करता हूं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके उनके सामने की अड़चनों को दूर किया जा चुका है। समय पर पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। देश में हो रहे ये प्रयास देश की प्रगति को भी गति दे रहे हैं और संविधान की मूल भावना को भी सशक्त कर रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
एनडीए सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है, और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। अगर आप देखो, जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है। टोटल 2-2.5 लाख से ज्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2,481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में। अच्छा इसका रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा, और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए, और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के लाभ, मतलब खेती का प्रोडक्ट जानवरों के लिए लाभदायक दे, और जानवरों के जो भी काउडंग है वगैरह, उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहां पे कॉमन स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन बहुत बड़ा मिशन है, ये एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इन सबको उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का इसमें ट्रेनिंग की जाएगी, और जो ट्रेंड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक
एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए वैसा करना, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सब जगह आज यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जो देश के कोने कोने से हैं। साथियों, एग्रीकल्चर के बाद में नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज लिया गया है, वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सब जानते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं, और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे, एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें, और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, एंड this has led to the 6,000 crore program for one nation one subscription. इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। कई जो ग्लोबल पब्लिशर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए हैं। ये सारे के सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें, कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए, और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम को आज अप्रूव किया। मैं इसके आगे आता हूं। अटल इनोवेशन मिशन। भारत में हमारे नौजवान स्टूडेंट्स किस तरह से एक इनोवेशन की तरफ बढ़े, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन चालू किया गया था। इसमें शुरू के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स खुली हैं देश के 730 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में।